नमस्कार। आप देख रहे हैं सांचिया सच की आवाज। आज हम एक लंबे समय के बाद एक महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचर्चा के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हिंदी कथा, हिंदी साहित्य के जाने माने हस्ताक्षर, ख्यातिलत समाजवादी लेखक रामनाथ शिवेन जी हैं। रामनाथ शिवेन जी का हम सांचिया सच की आवाज के मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हम उन तमाम बातों पर जो समाज को सुधारती हैं, बेहतर बनाती हैं। दरअसल साहित्य का एक सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है, समाज को बेहतर बनाने का काम होता है। तो आज हम उस बेहतरी की बात करेंगे, क्योंकि रामनाथ शिवेन जी लोक को बेहतर जानते हैं, इतिहास को बेहतर जानते हैं, विज्ञान और अपने समय को भी बेहतर जानते हैं, और एक लंबी उम्र का अनुभव उनके पास रहा। तो इस पूरी यात्रा में वो समाजवादी साहित्यकार कैसे हुए, ये पहली बात हम उनसे जानना चाहेंगे कि समाजवादी साहित्यकार होने का क्या औचित्य दिखता है भारतीय परिस्थिति में। बहुत अच्छा सवाल है विजय जी आपका। समाजवादी साहित्यकार होने का मतलब या समाजवादी होने का मतलब अपने आप में उस प्रबंधन से है जो भिन्नता का विरोध करता है, जो अलगाव का विरोध करता है। ये भिन्नता, ये अलगाव आदमी आदमी के बीच का जो भेद हो, आर्थिक भेद हो, सामाजिक भेद हो, राजनीतिक भेद हो, इन भेदों के उन्मूलन की जो बात करता है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, वह समाजवादी होता है। उसके मूल में यही होता है कि हम अकेले नहीं हैं, समाज है। अगर आप गंभीरता से विचार करेंगे सत्ता प्रबंधन के बारे में, तो आपको लगेगा कि हमारी जो सत्ता है वो समाज की सत्ता नहीं रह गई है। कभी जमाना रहा होगा मानव सभ्यता में कि समाज का सत्ता पर नियंत्रण रहता होगा। आज उल्टा हो रहा है, सत्ता का ही समाज पर नियंत्रण है। सत्ता एक नैरेटिव बनाती है, उसी नैरेटिव पर समाज चलने लगता है। पहले नैरेटिव बनता था समाज से, सामाजिक सत्ता हुआ करती थी। जब से सामाजिक सत्ता का विलोपन हुआ है तब से स्थितियां पलटी हैं और समाज बदल का जो कार्यक्रम है वो अभियान भी रुका है, स्थिर हुआ है। तो अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि आज संविधान की जो अपनी सूचिता है वो कहीं ना कहीं सत्ता द्वारा खारिज की जा रही है? निश्चित रूप से खारिज की जा रही है, क्योंकि संविधान तो इसलिए बना था, सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप ही संविधान का निर्माण किया गया था, बनाया गया था। संविधान ऐसे आसमान में लटकी हुई कोई चीज नहीं है, बहुत सोच समझ के, जिससे कि समाज के हर वर्ग का लाभ, वर्ग का समापन हो। तो कौन सी विचारधारा आपको दिख रही है जो संविधान पर इस तरीके से हमले कर रही है? किसी को आप चिन्हित करना चाहेंगे? वो तो साफ साफ चिन्हित है, साफ साफ चिन्हित है। जिन्होंने कभी राष्ट्रध्वज नहीं फहराया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, जो आंदोलनकारियों के साथ चले नहीं, जो सीधे सीधे वर्ण व्यवस्था चाहते हैं, मनुवाद को लागू करना चाहते हैं, सीधे सीधे लोग दिखाई पड़ते हैं। अगर आप मुझसे नाम पूछवाना चाहते हैं, नाम मुझसे उगलवाना चाहते हैं तो अलग बात है। नाम उगलवाइए नहीं, वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष हैं। वो तमाम सारे उनके जो शारीरिक लक्षण है वो आप देख रहे हैं। माथे पर चंदन मिलेगा, चुंडी मिलेगी, कुछ और मिलेगा। तो जैसे उस जमात से भी ये बात कही जाती है कि लोग कपड़े से पहचाने जाते हैं, तो क्या इस जमात से भी प्रतीक वैसे ही खोजे जाएंगे कि कपड़े से आप भी पहचानेंगे? कपड़ा तो एक कहने की बात है ना, कपड़े से नहीं पहचानते। वो तो कपड़ा तो पकड़ लेते हैं, पहचान तो उनके पास बनी हुई है ऑलरेडी। वो जानते हुए, क्योंकि उन्होंने ही विभाजन किया है जाति का, उन्होंने ही धर्मों में मतभेद खड़ा किया है। क्या लग रहा है आपको, इधर जो 25-30 साल का जो सामाजिक राजनीतिक जीवन आपने देखा, तो क्या लग रहा है कि जाति खतरे बढ़ रहे हैं या कमतर हुए? जात के खतरे तो बढ़ने ही थे,
क्योंकि जातियां जब जागरूक होंगी तो अपने अधिकार के प्रति सचेत होंगी, लड़ाई लड़ेंगी, संघर्ष करेंगी। जी तो जातियां तो उन्हें तब कबूल थी जब जातियों को कुछ आता जाता नहीं था, जी उनके पास जागरूकता नहीं थी, न वो संविधान समझते थे, न कानून समझते थे, न अपने अधिकारों के बारे में समझते थे, यहाँ तक कि अपने अस्मिता के बारे में भी वो सचेत तो नहीं जो थे। जातीय नेता उभर कर के आ रहे हाँ हैं और अपने जात की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हाँ हैं, हाँ। वही आज सत्ता की तरफ से या तमाम मंचों से वही जातिवादी कहे जा रहे हैं। वो कहे जाएंगे, जी वो कहे ही जाएंगे। उन्हें जातिवादी कहा जाएगा, उन्हें पाकिस्तानी कहा जाएगा, उन्हें क्रांतिकारी कहा जाएगा। कुछ ही गिने चुने संबोधन है। जी जो समाज बदल के राजनीति करेगा, उन्हीं के लिए ये संबोधन पहले से बने बनाए हैं, अब फिर जोड़ दिए जाते हैं कुछ संबोधन जी कि अर्बन नक्सली हैं तो फला हैं तो ठिकाने हैं। एक नया शब्द है अर्बन नक्सली। जी नक्सली जहाँ होते थे वहाँ होते थे, अब शहरों में भी नक्सली पैदा होने लगे। ये तो कुछ बने बनाए शब्द है उनके पास। अच्छा, उनका मंतव्य क्या लगता होगा जब कुछ बौद्धिक लोगों को अर्बन नक्सली कहते हैं, तो उनका मंतव्य क्या दिखता होगा? उनका मतलब सीधा सीधा है कि जो समाज हमारा श्रेणीकृत विभाजित है, जी विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में जो विभाजित है, जी वो विभाजन बना रहे। जी लोग अपनी अस्मिता को न पहचान पाए, न अस्मिता के लिए संघर्ष कर पाए, सीधा तो मतलब। कभी जब आज़ादी की लड़ाई का जो आंदोलन रहा, उसमें ये रहा कि जो डिवाइड एंड रूल की कांग्रेस की व्यवस्था थी, हम्म, हम्म। उसे तोड़ करके आज़ादी कट कीजिएगा एक मिनट और। ये मोबाइल किसका, भैया आपका कि आज जो तमाम नेता आंचलिक तौर पर अपने समाज, अपनी जाति को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और कहीं न कहीं एक स्थापित राजनीति की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर एक टैग लग रहा है जातिवाद का। चाहे हम उत्तर प्रदेश में देखें, कभी मायावती कांशीराम पर लगा खासतौर, या अखिलेश यादव पर लगा, आज राजभर जैसे नेताओं में, या पूरे देश में ये स्थिति है। तो ये कितनी ठीक बात है? क्या ये सही है कि राजनीति और समाज जातिवाद में डिवाइड हो रहा है या? सवाल ये नहीं है जी कि जातिवाद का टैग उनके ऊपर लग रहा है विजय जी। असल सवाल ये है कि जातिवाद का टैग लगा करके उनको डिप्रेस किया जा रहा है। जी और मैं ऐसे नेताओं से आग्रह करूंगा कि आप कतई डिप्रेस न हो, अपने जाति पर गर्व करना सीखें। जी अपनी अस्मिता के बचाव में जो आप संघर्ष कर रहे हैं, जी वो करते रहें। वो तो डिप्रेस करना जी चाहेंगे आपको, जातिवादी कह देंगे, जातिवादी कह देंगे, भाई ठीक है जातिवादी कह दिया हम दब गए। जी। क्या मतलब है? जाति पर हमें गर्व करने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज जो बात आप कर रहे हैं, मैं इतिहास में देख पाता हूँ तो पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने लगभग इस तरह की बात की थी, और मंडल आंदोलन के दौर में, सॉरी, कमंडल आंदोलन के दौर में वो मंडल की सिफारिशों को लागू करने वाले पहले नायक बने थे। सही बात। लेकिन आज उनके साथ के जो तमाम लोग थे वो समाजवादी राजनीति की तरफ आगे बढ़े, जिस समाजवाद को कहीं ना कहीं देखा जाए तो धरातल पर उतारने का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह आगे की राजनीति में पूरी तरह से उन समाजवादियों द्वारा खारिज किए से दिखते हैं। ये क्या वजह रही? यही तो दर्द है हमारे राजनीति का कि जो व्यक्ति अगुआ होता है, आज देख लें कांशीराम जी कहीं नहीं है, जी जिसने भारतवर्ष की राजनीति में, भारतवर्ष की सामाजिक व्यवस्था में, जिस कांशीराम ने, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जी एक मंत्र दिया है, जी ये कहाँ से गलत है? डेमोक्रेसी हमारी इस फंडा को कहाँ से गलत साबित कर सकती है? कौन से उसके पास आधार है? वो कांशीराम जी, उनके आधार पर, उनके नाम पर जो दल बना, जी। उस दल ने उनको खारिज कर दिया। अब तो उस दल का नारा भी बदल गया है, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। अब देख लीजिए, नारे भी आ गए और उस आदमी ने सीधे सीधे लोकतंत्र के अधिकारों पर सचेत करते हुए जातीय जो विभाजन है, आर्थिक और सामाजिक, इस विभाजन को दिमाग में बिठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये बहुमत की सरकार है और बहुमत की सरकार हमारे यहाँ बनती है तो बहुमत संसाधनों पर भी होना चाहिए। जी संसाधन भी बहुमत के पक्ष में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो संसाधन 1% लोगों के पास है जी और 99% को लोगों को बिना संसाधन के छोड़ दिया जा रहा है। जी उस आदमी को खारिज कर दिया गया क्योंकि ये व्यवस्था ऐसी है। जी।
ये श्रेणीकृत व्यवस्था है। जी, और श्रेणीकृत प्रबंधन जो सत्ता का होता है, जी, वो कभी भी उस बात को, सच्चाई को नहीं लाने देगा। जी, वो कहेगा गरीबी हटाओ। जी। एक बात हाँ, देख, जी, 1 मिनट थोड़ा चाहूँगा जी, आपका, जी, मैं इसको स्पष्ट कर दूँ जी, कि वो कहेगा गरीबी हटाओ। जी, अरे भाई ये बताओ गरीबी कैसे हटेगी? जी, जब सारी संपत्ति 80%, 90% संपत्ति गिने-चुने लोगों के हाथ में होगी, 5%, 10% लोगों के हाथ में जी, होगी, सारे संसाधन उनके पास होंगे, जी, तो गरीबी कहाँ से हटने वाली है? जी, उसमें भागीदारी सुनिश्चित करें आप। आपके पास नौकरी है नहीं, आप रोज़गार दे नहीं सकते, आपके पास फंड ही नहीं है, जी, कोई सिस्टम आपके पास नहीं है, जी। तो गरीबी उनकी कहाँ से हट रही है? अच्छा, जैसे-जैसे ख़ास तौर पे अगर हम भारतीय परिस्थिति में बात करें, तो जो समाजवाद को लेकर के सुगबुगाहट हुई, जिसमें थोड़ा-सा ग्रोथ हुई, हुँ, उसी के साथ-साथ समानांतर तौर पे कारपोरेट लगातार बढ़ता गया। हुँ। तो कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर समाजवाद ने मदद तो नहीं की? समाजवाद ने मदद नहीं की। जी, कारपोरेट हर चीज़ में अपनी जगह बना लेता है। जी। तो समाजवाद कैसे हाशिए पर जाता गया? जबकि लगातार आप लोग कहते हैं, प्रबुद्ध लोग कह रहे हैं कि इस देश की ज़रूरत जो है समाजवाद है। बता रहा हूँ, इसी को खोल रहा हूँ जी, कि कारपोरेट हावी क्यों हुआ? जी, कारपोरेट के पास पैसे हैं, जी, कारपोरेट के पास ताकत है। जी, आप जानते हैं कि एक साधारण सा एमएलए का चुनाव भी जी, करोड़ के पार के खर्चे वाला है। जी, साधारण सा। प्रधान का चुनाव भी 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख के आसपास जा रहा है। जी, ये चुनाव का मार्केट है। जी, चुनाव की मार्केटिंग को आप देखिए। जी, इस मार्केटिंग को कौन सँभालता है? इस मार्केटिंग को सँभालता है कारपोरेट। जी, तो कारपोरेट इस मार्केटिंग को सँभालेगा, जी, तो इसमें समाजवाद कहाँ से आएगा? जी। ज़ाहिर है कि समाजवाद मर गया। तो अगर ये जहाँ से आप लोकतंत्र की बुनियादी चीज़ों को बचाने की बात करते हाँ, हैं जिन हाँ, चुनाव से, हाँ, अगर वो पूरी तरीके से कारपोरेट के अंडर में चला गया है, हाँ, तो क्या लगता है कि आप भविष्य में लोकतंत्र को बचा पाएँगे? नहीं बचा पाएँगे। और कारपोरेट कब्ज़ा कर लेगा डेमोक्रेसी पर। वो कहेगा कि हम डेमोक्रेसी हैं। जी, वो कहेगा, कल कह सकता है, नारा लगा सकता है। आप देखें, कारपोरेट के स्थापित होने की सबसे प्रारंभिक स्थिति जो है, वो कोई ऐसा विभाग नहीं है, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, जी, विद्यापीठ हो, यहाँ सब ठेकेदारी पर जी, प्रोफ़ेसर हैं। जी। ये ठेकेदारी क्या है? तो अगर इतने खतरे दिख रहे हैं, हाँ। जो बहुत प्रत्यक्ष दिख हुँ, रहे हैं, हुँ, जैसा आपको भी महसूस हो रहा है, हुँ, तो हमारा प्रबुद्ध समाज, हमारे आंदोलनकारी, हमारे सामाजिक हुँ, कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, हुँ। इतिहासकार और साहित्यकार, ये सब इतने चुप क्यों हैं? ये कोई राजनैतिक नायक क्यों नहीं पैदा कर पा रहा है? या क्या लगता है कि इस समय, जैसे प्रेमचंद जी ने कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, तो समाजवाद क्या अपनी मशाल के तले उस मशाल को उठा के चलने वाला कोई नेता आज पैदा कर पाया? अभी नहीं ऐसा कुछ हुआ। प्रेमचंद जी थे, जी, जब प्रेमचंद जी को पद्मश्री नहीं दिखाई पड़ रहा था। जी, प्रेमचंद जी को राष्ट्रवाद नहीं दिखाई पड़ रहा था। जी, प्रेमचंद जी तब थे, जब उनको बंगले का मॉडल नहीं दिखाई पड़ रहा था। प्रेमचंद जी तब तब थे, जब उनको कोई एसयूवी नहीं चाहिए थी। जी, जी, तब प्रेमचंद थे। जी, उस समय प्रेमचंद थे। जी, आज सभी को चाहिए। साहित्यकारों को भी चाहिए, हमारे जैसे साहित्यकार को भी चाहिए। जी, एक कार चाहिए ही चाहिए, जी, एक मकान चाहिए ही चाहिए, एक फ्लैट चाहिए चाहिए। जी, तो अर्थ ने हमको इतना जकड़ लिया है और पूरे व्यक्तित्व को इतना सिकोड़ दिया है जी, कि हम उसी में सिकड़े हुए हैं। सिकुड़ करके हम बात करते हैं समाजवाद आना चाहिए। जी। कैसे होगा? ये तो तय है कि हमें त्याग करना पड़ेगा। तो अब अगर ये स्थिति बन गई तो कहीं उम्मीद नहीं दिखती कि त्याग कोई कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल कतई। फिलहाल तो जो आर्थिक युग में कोई उम्मीद नहीं दिखती। कोई उम्मीद नहीं दिख रही तो फिर भई। ऐसे में तो समाजवाद की उम्मीद करना भी हाँ, बेईमानी होगी। समाजवाद की उम्मीद करना इसलिए ज़रूरी है, जी, इसलिए करें आप, हो सकता है कोई निकल आए, किसी को पता नहीं था गांधी निकल आएँगे। हुँ, वो अंग्रेज़ों का काल आप देख लीजिए, जी, जब इनके परचम लहराया करते थे, क्या पता था दक्षिण अफ्रीका से कोई आदमी चला आएगा, जी, वहाँ वकालत-वकालत करके, आएगा, गांधी जैसा निकल जाएगा। उन मतलब हम उसी संभावना में हम चल रहे हैं। चमत्कार का इंतज़ार हाँ, करें। चमत्कार का वो संभावना लेके चल रहा है, जी, कि आएगा कोई न कोई। जब आएगा वो, तो वो पहला काम करेगा जी, कि अननेसेसरी परचेज़ कैपेसिटी को रोकेगा जी, और ज़रूरी जी। परचेज़ कैपेसिटी को बढ़ाएगा। और इस समय जो पूरा का पूरा बाज़ार तंत्र लगा हुँ, हुआ है, हुँ।
वो अननेसेसरी परचेज कैपेसिटी को डेवलप करने में लगा हुआ है। तो जो जिस तरीके से पूरा उसका इश्तहार और एडवर्टाइज़मेंट है, क्या उससे आप लड़ पाएँगे भविष्य में? हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे हम। हम तब लड़ेंगे जब अपनी 1 बीघा ज़मीन, जी, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारे नाम से है, जी, राइट टू प्रॉपर्टी के तहत 1 बीघे की ज़मीन है। जी, जिस दिन हमारे अंदर ये त्याग आ जाएगा जी, कि इस 1 बीघा ज़मीन को हम छोड़ दें, जी, ये हमारा नहीं है, तो 100 बीघा वाला भी नहीं रहेगा, जी। 500 बीघा वाला भी नहीं रहेगा, 5000 करोड़ वाला भी नहीं रहेगा। तो इतने उदार तो होने हमें की राइट टू प्रॉपर्टी जी। को गंभीरता से समझ करके अपने संपत्ति का त्याग करना पड़ेगा, और संपत्ति के प्रति अगर जो मैं हमारा इसको मोह है। देखूँ तो आपकी तमाम जो उपन्यास और कहानियाँ हैं, हुँ, चूँकि उसमें एक लोक जीवन दिखता है हुँ, और हुँ, लोक जीवन में हम देख पा रहे हैं हुँ, कि सबसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, हुँ, मेढ़ को छाँट ले जाने या हुँ, काट ले जाने की लड़ाइयाँ चल रही हुँ, हैं। हुँ, जब इतनी सी ज़मीन किसान अपने पड़ोसी के लिए नहीं छोड़ना चाहता है, तो ऐसे में क्या बीघे भर ज़मीन का हुँ, जो राइट टू प्रॉपर्टी का मैटर है, हुँ। क्या वो सॉल्व हो पाएगा या कभी हम इतने उदार हो पाएँगे? वो छोड़ेगा, जी, विपत्ति। अभी आर्थिक विपत्ति उस तरीके से नहीं आ रही है। जी, अभी जो शोषण का रेशियो है, जी, वो कुछ दबा कुचला है। जी, जिस दिन पानी गले से ऊपर जाने लगेगा, जी, उस दिन कोई न कोई रास्ता तलाशेंगे, जी। और रास्ता वही समाजवाद का है। समाजवाद का है, जितना मेरा उतना तुम्हारा। अच्छा, इस समय जो वर्तमान समय है, जैसे आप एक लंबा समय संघर्षों का समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ भी बिताया हुँ, और उनका समाजवाद को भारतीय परिस्थिति में स्थापित करने में बड़ा योगदान रहा। हुँ। तो आज कोई नायक आपको दिख पा रहा है, जिसको देख पा रहे हैं कि समाजवाद के परचम को आगे ले जाएगा? फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा है, ईमानदारी से कहूँ तो। और राजनैतिक तौर पे जो समाजवादी पार्टी या और तमाम पार्टियाँ जो समाजवाद की बात करें, उनके प्रति क्या नज़रिया है आपका? हमें उनके उनके संघर्ष प्रिय लगते हैं। जी, हमें पता नहीं क्यों, विजय जी, मैं बताऊँगा आपको ईमानदारी से, एक साहित्यकार होने के नाते, अ, जो सत्ता से संघर्षशील है, लड़ रहा है, जी, संघर्ष कर रहा है, जी, तो मैं उसके संघर्ष को ही देखता हूँ। जी, अब उसके साथ कौन-कौन से मुद्दे चल रहे हैं, किन मुद्दों मुद्दों को लेकर के वो लड़ाई लड़ रहा है। पहले सत्ता से संघर्ष करने की आदत तो डालिए आप। आप तो तो ये समझिए कि सत्ता गलत है, सत्ता का विरोध किया जाना चाहिए। प्रतिपक्ष में तो आइए आप। तो अगर जैसे 2014 के पहले की जो स्थिति थी, हुँ, तो अगर इसी भावना के साथ साहित्य चलेगा, तो हुँ। आप तो संघ के साथ खड़े होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तो हम सत्ता कांग्रेस की थी और संघ विपक्ष से तमाम मुद्दों पर नहीं, बात नहीं, कर रहा था। हम कांग्रेस की सत्ता जब थी, कांग्रेस की नीतियाँ थी, तो उसके प्रतिपक्ष में खड़े थे। जी। आज की जो सत्ता है, इसके प्रतिपक्ष में खड़े हैं। तुम गलत कर रहे हो। तो एक कोई एजेंडा हमारे देश की जनता को साहित्य की तरफ से या बौद्धिक समाज की तरफ से क्यों नहीं मिल रहा है कि हम इस एजेंडे के साथ खड़े होंगे हाँ, और उसके साथ जो सहमत होगा, ये और अदरवाइज तो आप जीवन भर लड़ते रहेंगे, हमेशा एक सत्ता होगी और आप विपक्ष में होंगे। हाँ, लेकिन कभी आपके विचारों की सत्ता बनाने की कोई चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। मैं मानता हूँ कि साहित्यकार को ये कांसेप्ट लेके चलना ही नहीं चाहिए जी, कि हमारे विचारों की सत्ता हो रही है, किसके विचारों की सत्ता है। जी, साहित्यकार को हर सत्ता से संघर्ष करना होगा, जी। क्योंकि सत्ता अंधी होती है। तो सत्ता के अब पास जी, सत्ता के का जो मैनेजमेंट होता है, जी, जो प्रबंधन होता है, वो एक तरफ़ा होता है। जी, वोट बचाने का होता है, वोट जी, पाने का होता है, और समाज को धोखा दे करके उनसे वोट लेने का होता है। तो उनका काम हमारे काम से मेल नहीं खाता। हमारा काम ये होता है कि तुम जहाँ कहीं भी गलत कर रहे हो, जी, और सत्ता को अगर हम रोटी की तरीके से उल्टेंगे-पलटेंगे नहीं, जी, तो रोटी जैसे जल जाती है तवे जी, पर, तो सत्ता को हमें रोटी की तरह से उलटते-पुलटते रहना ही होगा। जी, हमें अस्थायी सत्ता की जो कल्पना हमारे दिमाग में है, जी। यही बुनियादी रूप से गलत है। वैचारिक रूप से गलत है ये। अगर ये सत्ता समाजवाद की होगी तब? सत्ता समाजवाद की होगी, तो उसमें हम देखेंगे कि जो परचेज़ कैपेसिटी हमारी आप कितनी बढ़ा रहे हो, और बढ़े हुए लोगों की जो परचेज़ कैपेसिटी है, कितनी आप घटा रहे हो। अगर ऐसा काम करोगे तो हम आपके साथ हैं, नहीं करोगे तो नहीं है। तो आप समाजवादी सत्ता के खिलाफ भी खड़े हाँ, होने का बिल्कुल, दमखम रखते हैं। बिल्कुल। जी, हमको सत्ता दिखाई पड़ती है जी, ना, उस समय आप समाजवादी नहीं हैं। जी, आप सत्ता में हैं, जी। और कोई कोई हुकूमत ना समाजवादी होती है, ना फलाना होती है, ना ठिकाना होती है, लेकिन सत्ता सत्ता अच्छा होती है। अगर हम हिंदी साहित्य में देखें तो साम्यवादी या दक्षिणपंथी हाँ, मार्क्सवादी हाँ। अ, साहित्य बढ़ा, इसके बाद फेमिनिस्ट साहित्य भी बढ़ा हुँ, हुँ। और अभी कुछ
मतलब 1 दशक से तकरीबन हम देखें तो एक बार फिर से दक्षिणपंथी साहित्य में उभार आया है, हुँ, जो आपके यहाँ इससे पहले बीच के 2 दशक 3 दशक से पहले खूब भरा पूरा है। हुँ, हुँ, पुराण और हुँ, वहाँ से लेकर के हुँ, देश के आज़ादी आंदोलन तक जो साहित्य है लगभग सब दक्षिणपंथी हुँ, साहित्य है। लेकिन बीच में एक साम्यवादी साहित्य आया। हुँ। लेकिन 14 के बाद इस नई सत्ता के साथ देखें तो मार्क्सवादी साहित्य या समाजवादी साहित्य बहुत कमज़ोर होता दिख रहा नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों साहित्य बढ़ रहे हैं। जी, साम्यवादी साहित्य भी बढ़ रहा है, साम्यवादी साहित्य बढ़ रहा है। जी, साम्यवादी साहित्य में कमी आई है कि जो उनके पास हिंसा का रास्ता था, जी, जी, उसको उन्होंने अपने यहाँ रिड्यूस किया है। जी, लगभग-लगभग वो समाजवादी पैटर्न पर चल रहे हैं, क्योंकि समाजवादी कोई भी समाजवादी होगा, जी, वो एक ही सिद्धांत मानता है कि मानेंगे नहीं, लेकिन मारेंगे भी नहीं। जी, अगर ये वसूल नहीं है तो समाजवादी नहीं है। जी, हम तुमको मारेंगे नहीं, जी, लेकिन तुम्हारी गलत बात हम कतई नहीं मानेंगे। हम तुम्हारे प्रतिरोध में खड़े हैं। जी, और वहाँ क्या था कि हम बंदूक से तुमको भून देंगे। जी। तो ये बात उनके यहाँ से रिड्यूस हुई है, तो अब साम्यवादी वजह लगभग-लगभग से। मतलब क्या लगता है कि आपके समानांतर। लगभग ये बराबर है। अच्छा ये बात आज कांग्रेस में भी हुँ, कहीं न कहीं समाजवाद के धरातल पर आती दिख रही है, जिस तरह की आज कांग्रेस लड़ाइयाँ लड़ रही है या उसके नायक के तौर पे राहुल गांधी आ रहे हैं हुँ, और लगातार समाजवादी मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हुँ, हैं। चाहे जाति तौर पे समान अधिकार की बात हो या जातीय जनगणना के माध्यम से सबको बराबर हक देने की बात हो। तो क्या लग रहा है कि दक्षिणपंथी राजनीति का मुकाबला करने के लिए समाजवाद कारगर साबित होता दिख रहा है क्या? बिल्कुल होगा, यही औजार ही है। जी, दक्षिण पंथियों का जी, किताबों के सहारे, शास्त्रों के सहारे, कुछ और चीज़ों के सहारे जी, जो राजनीति चला रहे हैं, जो समाज को चलाना चाह रहे हैं, उनके प्रतिरोध में यही साहित्य, यही चिंतन काम देगा, समाजवाद का चिंतन ही काम देगा। जी, और ऐसा ना समझिए कि राहुल जी नए तरीके से समाजवाद को लेकर के आए। जी, ये तो कांग्रेस के जन्म के के साथ है, आज़ादी के समय ही। आप देख लीजिए एवोल्यूशन ऑफ किंगशिप। उस समय की कांग्रेस तो जिस विचारधारा के साथ आज की कांग्रेस है, उस समय पुरानी कांग्रेस तो उसके पूरी तरह से खिलाफ अगेंस्ट थी। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, एवोल्यूशन ऑफ किंगशिप किसने किया? जी। एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी किसने किया? तो कुछ मुद्दों पर एक सहचर्य मिनट, रहा जी, एक मिनट गौर कांग्रेस ने कीजिए, किया आप गौर कांग्रेस कीजिए, जी, वह काम आप समझ लीजिए 47 से लेकर के 52 के बीच में जी, एवोल्यूशन ऑफ किंगशिप, जी। राजाओं का पर समापन, समापन जी, ज़मींदारी तोड़ना, जी। ये क्या काम लगता है? जी। कैसा काम है आपको ये? हाँ, ऑफ कोर्स ये समाजवादी काम है, लेकिन उस दौर में भी समाजवादी झंडा बरदारों ने कांग्रेस का बड़ा विरोध किया। वो अब एक अलग मुद्दा था, कुछ कारण रहे होंगे उनके अपने, जी, लेकिन आप काम देखिए। अभी जाते-जाते कांग्रेस ने राइट टू इन्फॉर्मेशन दे दिया, जी, राइट टू फूड दे दिया, जी, राइट टू एजुकेशन दे दिया। जी, 3 बड़े काम। जी, 3 बड़े काम। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कांग्रेस को, मनरेगा जैसा प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। जी, हर हाथ को काम, जी, हर खेत को पानी जी, की तरफ बढ़ी है कांग्रेस, अपने अंत के समय में। जी, हालाँकि बाद में सत्ता पर नहीं काबिज़ हो पाए, जी, सत्ता का जो तंत्र है काबिज़ होने का वो दूसरा था, उसमें फ़ेल हो गए वो। जी, लेकिन कांग्रेस अपनी नीतियों में फ़ेल नहीं हुई। जी, कांग्रेस ने दिया, जी। मनरेगा दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया। जब इतना कुछ डेवलपमेंट कांग्रेस के समय में हुआ, हुँ। तो कहीं न कहीं समाजवादी विचारधारा भी उसके खिलाफ खड़ी रही और आज जब स्थिति है कि पूरी तरह से सत्ता दूसरे ध्रुव के पास चली गई है। हुँ। ऐसे में आपके देश में कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में आप विश्व गुरु बनते जा रहे हैं या आपका डंका बज रहा है। इसमें कितना खोखलापन है या कितना ताकतवर है ये? ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं विश्व गुरु को क्लियर कर दूँ जी, कि विश्व गुरु तो तब से है जब दुनिया के देशों का पता नहीं था। जी, कौन देश कहाँ है, जी, भूगोल क्या है, जी, कौन राजा है, कौन महाराजा है, किस तरह की सरकार है। जब ये सब कुछ भी पता नहीं था, दुनिया के देश करीब नहीं हुए थे जितने कि आज करीब हैं, जी, तब भी ये विश्व गुरु थे। जी, विश्व गुरु तो इनका सनातन है, हमेशा एक शब्द भर है विश्व गुरु। जी, कह दिए विश्व गुरु हो गए। जैसे कि आप कोई कह दे कि मैं ज्ञानी हूँ जी, और ज़बरदस्ती बनवाने की ताकत भी रखे कि आप उनको ज्ञानी मानिए। जी। तो जिस दौर में आप की सत्ता विश्व गुरु का नाद भर रही है, हाँ, उसी दौर में हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका जैसी कंट्री से आपके लोगों को बेड़ियां पहना करके हुँ, वापस भेज हुँ, दिया जाता है। हुँ। तो क्या ये दोनों विश्व गुरु के अनुरूप चीजें दिखती हैं?
कतई नहीं, है ही नहीं विश्व गुरु ये कोनो गुरु नहीं है, मोटा मोटा समझिए, किसी भी तरह के गुरु नहीं है, ये कुछ नहीं है। बस ये है कि आप मान लीजिए गुरु क्या होता है भाई, जो पथ प्रदर्शक हो, गुरु क्या निर्देशक हो। होता है? गुरु देश वाला थोड़े होता है, गुरु सत्ता वाला थोड़े होता है, गुरु तो मनुष्यता का होता है, मानवता का गुरु होता है। गुरु न सत्ता का होता है न संपत्ति का होता है। जहां तक गुरु का कंसेप्ट है, गुरु तो मनुष्यता का होता है, मानवता का होता है, इसके अलावा कौन गुरु होता है? अच्छा, एक थोड़ा अब राजनीति से आते हैं, साहित्य की तरफ आते हैं। इस समय सांप्रदायिकता को लेकर के साहित्य कितना जागरूक दिख रहा है वर्तमान का? क्योंकि जो सबसे बड़े हमले हो रहे हैं, जो डिवाइड की बात चल रही, सबसे ज्यादा बंटवारा धर्मों का इस समय चल रहा है। खासतौर पर राजनीति ने धर्मों को बड़ा दूर दूर करने की चेष्टा धर्म द्वारा की जा रही। तो ऐसे में साहित्य की तरफ से क्या प्रतिरोध आता दिख रहा है? साहित्य की तरफ से प्रतिरोध इस बात का है कि ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए जो बांट दे धर्म को। धर्मों में समाज को जो बांट दे, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना समाज नीति होनी चाहिए। लेकिन हो यही रहा है, आप सच कह रहे हैं, हो यही रहा है। कारण है इसके होने का, पहले तो ये सब चीजें तब आती हैं जब समाज को पूरी तरीके से डरा दिया जाता है। गांधी जी इसी की लड़ाई लड़ रहे थे कि हम आजाद तो उसी दिन हो जाएंगे जिस दिन हमारा भारतीय समाज निर्भय हो जाएगा। आज हम डरे हुए लोग हैं। आज का जो हमारा परिवेश है वो डरे हुए लोगों का परिवेश है। जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, जो मार्गदर्शक हैं, जिनसे कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं, उनके ऊपर CBI, CID, ED, UD इतने तरह के दबाव हैं जहां वो बोल नहीं पाते। अब समझ लीजिए नया कंसेप्ट जब अर्बन नक्सली का आ गया लिखने पढ़ने वालों पर, तो आप समझ सकते हैं कि डराने की कला में ये सरकार कितनी माहिर है। हर जगह डर पैदा करो, डरा हुआ समाज चाहिए। जो एकल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो तानाशाही चाहते हैं, ये जो मॉडल रहा, ये कहीं ना कहीं जर्मनी का मॉडल रहा। जर्मनी में हिटलर के समय में पूरा का पूरा प्लांट हुआ कि डरे हुए लोगों के ऊपर राज किया जाए। तो क्या वहां से जो सबक मिला है दुनिया को, क्या उससे भारत कुछ नहीं सीख पा रहा? भारत नहीं सीख पाया, हिटलर बर्बाद हो गया। वो सबक हो सकता है कि डराओ समाज को, एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन परिणाम क्या निकला? हिटलर बर्बाद हुआ, उसका सत्ता तंत्र बर्बाद हुआ, सारी चीजें खत्म हो गई। नेपोलियन बर्बाद हुआ, हिटलर बर्बाद हुआ। मानव इतिहास में ये उदाहरण है। तो हम कहाँ सीख पाए? तो उस मतलब इतने के बावजूद भारत कोई सबक लेता नहीं दिख रहा है कि आज उसी तरीके से पूरा नाथ सत्ता का यहाँ भी चल रहा है। क्यों लेंगे लोग? उसी पर इनकी हुकूमत बन जा रही है, बहुमत इनके हाथ में आ रहा है, क्योंकि हम मानसिक रूप से बटे हुए लोग हैं। जहाँ तक सांप्रदायिकता की बात है और उसको साफ खोल के कहा जाए, हिंदू मुसलमान की जहाँ तक बात है, तो हम हिंदू मुसलमान में मानसिक रूप से विभक्त हैं। जैसे कि गुलामी अभी हमारे दिमाग से नहीं गई, अभी गुलामी में ही, गुलामी के विचारों में धंसे पड़े हैं। हम मुक्तता की बात करते कहाँ हैं? हम अपनी अस्मिता की परवाह कहाँ कर पा रहे हैं? गुलामी में धंसे हुए आज भी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। आजादी मिलने से थोड़े गुलामी दूर हो जाती है। एक तरफ धार्मिक घृणाओं का बाड़ा लगा हुआ है, दूसरी तरफ एक बड़े स्तर पे खासतौर पे जो तमाम बहुजन जातियां हैं उनका कहना है कि लगातार वापस से पुनः मनवाद के हमले उन पर बढ़े हैं। क्या समाज का जो कुछ एक संलयन हो रहा था, साझा हो रहा था, वो फिर से बिखर गया? हाँ, वो बिखरेगा। इसलिए बिखरेगा कि वो जातियां जो दलित हैं, पिछड़ी हैं, आदिवासी हैं, कमजोर तबका, आर्थिक रूप से, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी, दोनों मुद्दे पर कमजोर है। इनके अंदर एक नकल करने की प्रवृत्ति है, और जिस दिन ये जातियां नकल करना छोड़ देंगी, और नकल कहाँ से करती है? मनु व्यवस्था से करती है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से करती है, और कोई व्यवस्था उनके पास है नहीं, कोई सिस्टम उनके पास है नहीं। तो एक सिस्टम जो बना बनाया है श्रेणीकरण का, उसी सिस्टम की नकल करती हैं। जब नकल करती हैं तो जाहिर है कि उस नकल करने से तो आप विरोध कर नहीं पाएंगे, आप तो उसी में फंस गए, उसी कीचड़ में आप धंस गए। एक दलित IAS कभी नहीं सोचता कि किसी गरीब दलित के घर में अपने लड़के की शादी कर दें, वो वहीं पर रैंक उसका बढ़ जाता है। वो सोचता है कि ठीक है, लड़की का बाप IAS भले न हो, कम से कम SDM हो, तहसीलदार हो, वो तो बढ़ गया। तो सारी मानसिकता तो ही खत्म हो गई उसकी।
एक दलित आईएएस का जी एक एक हवेली लखनऊ में अगर बन गई, जी तो जौनपुर में जो आईएएस है, कलेक्टर है या एसडीएम है, जी वो अभी उसी की नकल करता है कि हमें भी हवेली बना लेनी चाहिए। जी वो अभी घर में लगे हुए नौकरों से वही व्यवहार करता है जैसा कि श्रवण करता है। जी। कहाँ फर्क पड़ा? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन सा तत्व है? जब जिम्मेदार यही तब विभाजक, जी जो विभाजक हितोपदेश हमारे देश में चलाए गए। जी। यहाँ हर जाति एक दूसरी जाति पर राज करने की चेष्टा कर रही बस। है। दलितों में भी तमाम जातियां हैं जो ऊपर नीचे की श्रेणी में है, हम्म, कि कोई किसी जाति के यहाँ खा रहा है, कोई किसी का छुआ नहीं खा रहा है, अस्पृश्यता बोध वहाँ भी बराबर बस। बरकरार है। तो ये जो मानसिकता है, चाहे हम उसको ब्राह्मणवादी मानसिकता हम्म, कहें या वहीं से हम्म। आ रही है, तो क्या उसका कुछ चांस दिख रहा है कि तोड़ी जा सकती है, इसका पराभव हो? संभव आर्थिक बराबरी जब तक समाज में नहीं आएगी जी और शुद्ध जागरूकता नहीं आएगी, जी किताबों की पढ़ाई हुई जागरूकता नहीं, जी मानसिक रूप से, जी वैयक्तिक रूप से जब जागरूकता नहीं आएगी कि जी हमको चेतन होना है, जी हमें समाज को अपनी आंख से देखना है। जी किराए की आंख से अगर आप समाज को देखेंगे, जी राजनीति को आप देखेंगे, जी तो नहीं देख पाएंगे आप, सीधी सी बात है। जी और दूसरी चीज, संभव आर्थिक बराबरी कुछ भी कर दीजिए, जी न राजनीतिक बराबरी होगी, न सामाजिक बराबरी जी। होगी। संभव आर्थिक बराबरी। तो अभी जो लगातार एक मुद्दा चलता है आरक्षण को लेकर के, तो क्या आरक्षण से आर्थिक बराबरी की स्थितियां कुछ बन हाँ, पाएंगी? बिल्कुल संभावना पूरी की पूरी थी जी कि जब आरक्षण दिया जाएगा जी वंचितों, शोषितों को, उपेक्षितों को, जी तो इनके अंदर एक आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत होएगी। जब मजबूत इनकी आर्थिक, वंचितों, शोषितों, उपेक्षितों को या पिछड़ों, तयशुदा जातियों को, ये ये स्पष्ट कीजिएगा। ये तो बाद में जोड़ दिया गया था, जी तो वही। जी और वो जो जातियां तय की गई, जी वो भी उपेक्षित वंचित के नाम पर ही तय की गई। जी। संविधान वाले आरक्षण को आप छोड़ दीजिए। आज ईडब्ल्यूएस एक नया आरक्षण कुछ दिनों से आपके आगे यहाँ आगे, आया, हाँ तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में जाति गायब हुई। हाँ हाँ। एक बार फिर से वही कि वंचित या उपेक्षित मान करके उसमें लगभग लगभग वापस से सवर्ण आ गए, हम्म, दूसरे दरवाजे से हम्म, एक नया रास्ता खोल हम्म, दिया गया। हम्म। तो क्या इस तरह के आरक्षण से जाति बराबरी आ सकती है या सामाजिक बराबरी आ सकती है, या चोर दरवाजे की कोई तलाश कर रही सत्ता? चोर दरवाजे की तलाश तो ईडब्ल्यूएस हो गया। जी यह मान लेना कि अगर ठाकुर है जी तो वह बिरला ही होगा, जी ये बुनियादी रूप से गलत है। जी वह भी कमजोर हो सकता है, जी वो भी परेशान हो सकता है। जी ब्राह्मण है तो शंकराचार्य ही होगा, ये जी मान लेना भी गलत होगा। जी वह भी बेचारा खाने के लिए मोहताज होगा, जी नौकरी नहीं मिली होगी। जी तो ये तो सभ्य है, इसीलिए जी आर्थिक सर्वेक्षण जरूरी है ना। जी आर्थिक सर्वेक्षण जरूरी है। और राइट टू जो परचेज है, उनके पास असीमित अधिकार है क्रय शक्ति की, जी उसको कम करने की जरूरत है। जी ये जब तक आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा तब तक आप नहीं पता लगा पाएंगे कि हमारे देश में कई कितने फीसदी लोग हैं जिनकी आर्थिक क्रय क्षमता जी इतना है, और कितने ऐसे लोग हैं, कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी क्रय क्षमता ही नहीं है, शून्य जी। है। अब उस मामले में अगर कहेंगे देखेंगे आप, हम्म, अगर आर्थिक आकलन जो आज का है, हम्म। तो उत्तर प्रदेश में तो कोई गरीबी रेखा के नीचे है ही नहीं। सब 45-40 हज़ार रुपए के आसपास, 45 हज़ार के आसपास प्रति व्यक्ति आय पहुंच गई है। 45,000 अपने आप में गरीबी रेखा है। जी 45,000 रुपया जो है जी वो अपने आप में जी गरीबी रेखा, इसलिए गरीबी की रेखा है कि 45,000 को आप किससे तौल रहे हैं? जी मुकेश अंबानी से तौल लीजिए, जी करोड़ों में उनका महल बन जाएगा। जी महल को देख लीजिए और 45,000 रुपया देख लीजिए, जी। आपको साफ साफ गरीबी दिखाई पड़ेगी। तो इस पर कोई तात्कालिक तौर पे कोई बड़ा अध्ययन नहीं आ रहा है कि इसको इस्टेब्लिश किया जाए? सत्ता लगातार उसको खुशफहमियों में स्थापित कर रही, हाँ बिल्कुल। जबकि अपोजिशन के तौर पर उस तरह का कोई बड़ा रिसर्च सामने नहीं आ रहा है कि कितने प्रतिशत लोग पिछले 1 डेढ़ दशक में या 2 दशक में गरीबी रेखा को पार किए हैं या कितने नीचे चले गए हैं। मूल्यांकन ही गलत हो रहा है। जी जैसे आप देखे होंगे कि अभी बहुत हल्ला मच रहा है कि छठवीं अर्थव्यवस्था भारतवर्ष हो गया, जी या चौथी हो गया, पांचवी हो गया। मैं तो उस पर दिमाग नहीं लगाता, लेकिन छठवीं पांचवी सोचता हूँ। जी और मैं ये सोचता हूँ कि छठवीं पांचवी अर्थव्यवस्था भारतवर्ष अगर हो गया जी तो उसके आधार क्या है? जी किस मामले में हो गया छठवीं पांचवी आर्थिक जी व्यवस्था? चंद कारपोरेट के सहारे? जी
वो जो छठवीं पांचवी अर्थव्यवस्था ये हो रहे हैं, ये जो 100 200 400 या 1000 मान लीजिए, ये जो कारपोरेट है, इनके सहारे, इन्हीं के अर्थव्यवस्था को जोड़ के छठवीं सातवीं हो रहे हैं। और गरीबी जो 80 करोड़ राशन ले रहे हैं राशन की दुकानों पर, उनको देख के नहीं, ये उनको देख के मूल्यांकन किया जा रहा है। तो जब हम इसी डाटा में रहेंगे, इसी सांख्यिकी में रहें, तो हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बड़े लेखक रामनाथ सिवेन जी का। ये हम उनसे परिचर्चा की पहली श्रृंखला यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन एक और श्रृंखला के साथ हम अगले भाग में आपको रूबरू कराएंगे उनसे, उनके और भी विचारों के साथ, उनकी उन तमाम कहानियों के साथ जो लोक को लेकर के आती हैं, जहाँ पत्थर तोड़ने वाली औरतें हैं, खदानों में काम करने वाली औरतें हैं, या सोनभद्र के किसी जंगल से पैदल चल कर के बनारस की कचहरी तक पहुंचने वाले मजदूरों, किसानों, आदिवासियों के पाँव के छाले हैं और कचहरी में उनका ठगा जाना है, तो उन सब पर भी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।